लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझको पार्षद बनाया, पत्नी को भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन बनाया, श्रीमती नीरू श्रीवास्तव जी। इस नाते हमने भी इस पूरे विधानसभा को इस दृष्टिकोण से उस समय देखा कि अगर रिसिया में भारतीय जनता पार्टी का अलग इस विपरीत परिस्थिति में जग सकता है, तो अगर मेहनत किया जाए, पार्टी संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, तो विधानसभा में क्यों नहीं हमारा विधायक हो सकता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का परचम क्यों नहीं लहरा सकता है। यहाँ पार्टी को सर्वे करना चाहिए बिल्कुल, और सर्वे के आधार पर, सर्वे में जनता का जिसका मजबूत आधार हो, जनता जिसको चाहती है, जिसको हिंदू की सभी जातियां स्वीकार करती हूं, उस पर भरोसा करती हूं, ऐसे व्यक्ति को अगर मटेरा में टिकट दिया जाए तो मटेरा असंभव नहीं है। ब्लॉक से, ग्राम निधि से काम करवाते थे, और ग्राम निधि से काम होने के बाद विधायक जी से उसी को पास करवा के विधायक निधि का भी पैसा निकाल लेते थे। ऐसा मैं 100% सही कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। तो जब ग्राम निधि का भी पैसा और विधायक निधि का भी पैसा और जिला पंचायत का भी पैसा, जब 3 विभाग लगेंगे और उसमें केवल एक ही का काम होगा, एक काम पे 3 लोगों का पेमेंट होता, तो विकास कहां से दिखाई देगा। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। मैं इस समय मटेरा विधानसभा में बैठा हूं, और मटेरा विधानसभा में जिस शख्स के बगल में बैठा हूं, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सत्य को प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन सत्य को कभी आप छुपा नहीं सकते, उसको गलत आप साबित नहीं कर सकते। सेम पोजीशन मैं जिन शख्स के बगल में बैठा हूं उनके साथ हुआ। आप उनको किसी बात के लिए या फिर आपके अंदर कोई ऐसी बात है, उस बात के लिए आप प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन उनको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। कहते हैं कि लोग जब एक बार आपको कोई चीज उपलब्धि ना मिले तो लोग दूर हो जाते हैं, मन में द्वेष भावना आ जाती है कि ठीक है, आपने किसी नए व्यक्ति को पार्टी मिलाकर या नए व्यक्ति को खड़ा करके आप उसको टिकट दे देते हैं। लेकिन करीबन 3 बार टिकट कटने के बावजूद भी एक पार्टी के जो सच्चे सिपाही होते हैं उस नाते खड़े रहना, और मटेरा विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा जब अलग हुआ उस टाइम की ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मटेरा विधानसभा में अपनी पार्टी के एक बूथ पर एक कार्यकर्ता को खड़ा करके उनको स्टेबल किया है। ऐसे शख्स हमारे बगल में बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। राजेश निगम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी से ये प्रत्याशी पद के यहाँ के प्रबल दावेदार हैं, और जहां तक मैंने जमीनी स्तर पे सर्वे किया है, उस सर्वे के नाते मैं बता रहा हूं कि अगर इस बार टिकट इनको मिल जा रहा है तो इस बार यहाँ सपा के जो भी उम्मीदवार होंगे, बाकी जो भी प्रत्याशी होंगे, उनकी जमानत जब्त होने की गारंटी है। तो आइए हम चर्चा स्टार्ट करेंगे, सवाल पे सवाल भी करेंगे और उन सवालों पे वाद प्रतिवाद भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, बैठने के साथ साथ हर व्यक्ति से मुलाकात होती है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक बार परिचय के नाते एक अपना सूक्ष्म परिचय आप जरूर दें। मैं इस बहराइच जनपद के मटेरा विधानसभा के अंतर्गत रिसिया नगर पालिका जी का मैं निवासी हूँ, और इसी नगर पालिका से 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष रहा हूं, और 3 बार मैं पार्षद रहा हूं, जिसमें 2 बार भारतीय जनता पार्टी से और 1 बार मैं निर्दलीय पार्षद रहा हूं। और इसके साथ साथ इस मटेरा विधानसभा में एक ही पालिका है, और वो भी इस मटेरा विधानसभा के मध्य में है जी। एक चेयरमैन ही न रहते हुए जी, और हमने विपरीत परिस्थितियों में इस पूरे विधानसभा में कार्यकर्ताओं की चिंता की है। देखिए, हम एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि अभी आपने कहा कि मैं निर्दलीय भी रहा हूँ, वो कौन सा टर्म था, कौन सा साल था जब आप निर्दलीय लड़े और निर्दलीय भी बने? मैं 1995 में इसी रिसिया में महाविद्यालय है, गायत्री महाविद्यालय जी, वहाँ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। छात्र जीवन से ही राजनीति का एक शौक रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम होने के बाद 2001 में रिसिया नगर पालिका के पार्षद का चुनाव लड़ने का मन जी बनाया था नानकपुरा वार्ड से, जिस वार्ड में मेरा आवास है।
2001 में हमने चाहा था, टिकट हमने चाहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हमको मिल जाए, किन्हीं परिस्थितियों में नहीं मिला था। और जो कि छात्र राजनीति से निकल करके आए थे, छात्रों की राजनीति क्या होती है आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो मैं निर्दलीय, हमने पर्चा भर दिया था और निर्दलीय के रूप में 2001 में विषय नगर पालिका का मैं सभासद रहा हूँ। सभासद जी। अच्छा, अगर हम आपसे एक बात करें कि आपका जो विधानसभा मटेरा है, आप चेयरमैन रिसिया के रहे हैं, काफ़ी लंबा क्षेत्र है, पूरा मटेरा विधानसभा में करीबन कितने परसेंटेज वोट होगा यहाँ पे? यहाँ पर 54% हिंदू हैं जी और 46% मुस्लिम हैं जी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब तैयारी कर रहे होते थे विधानसभा की, तो उस तैयारी में क्या निकल कर आता था कि नहीं इस बार अगर टिकट हमको मिल जा रहा है या फिर टिकट किसी दूसरे को मिल जा रहा है? पहले से आंकड़े लग जाते हैं कि अगर मुझको मिलता है टिकट या किसी दूसरे को मिलता है तो कहीं ना कहीं वोट का अंतर होगा। क्या लगता था उस टाइम आपको? नहीं, सबसे पहले तो 2008-9 में ये नया सृजित होकर के विधानसभा मटेरा बना था और इस मटेरा में उस समय जनपद प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जी। और जब नया सृजन इसका हुआ तो उस सृजन के हिसाब से मटेरा विधानसभा बड़ा ही टिपिकल विधानसभा बन के निकला, जिसमें 46% मुस्लिम और 54% हिंदू का ये विधानसभा बना। और विपरीत परिस्थितियां थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा वर्चस्व था नहीं, लेकिन यहाँ की जनता के आशीर्वाद से चेयरमैन इस पालिका की हमारी पत्नी श्रीमती नीरू श्रीवास्तव हुई और मैं पार्षद पार्टी से ही था, भारतीय जनता पार्टी जी। तो एक जिम्मेदार पद पे पार्टी के होने के नाते इस विधानसभा को कोई देखने वाला उस समय था नहीं और फिर सरकार भी नहीं थी, विपरीत परिस्थिति वाला विधानसभा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझको पार्षद बनाया, पत्नी को भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन बनाया श्रीमती नीरू श्रीवास्तव जी को जी। इस नाते हमने भी इस पूरे विधानसभा को इस दृष्टिकोण से उस समय देखा कि अगर रिसिया में भारतीय जनता पार्टी का अलग इस विपरीत परिस्थिति में जग सकता है, तो अगर मेहनत किया जाए, पार्टी संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए जी, तो विधानसभा में क्यों नहीं हमारा विधायक हो सकता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का परचम क्यों नहीं लहरा सकता है। इस नाते हमने पूरे विधानसभा को उस विपरीत परिस्थिति में देखा है और एक एक बूथ पर जा करके हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है और संगठन को खड़ा किया है। अगर कहा जाए तो आज भी पूरे विधानसभा के 80% लोगों का नाम से मैं बता सकता हूं कि कौन कहां का बूथ अध्यक्ष है, कौन कहां का सेक्टर प्रमुख है। उसका कारण यह है कि स्वयं मेरे ही द्वारा बनाया गया है। उस समय ज्यादा नेता मटेरा में थे नहीं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी और आप जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि जहां लाभ हो वहां जाए। लेकिन अभी भी इस हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो पूरे देश की चिंता करते हैं और लाभ की चिंता नहीं करते हैं देते हैं जी। और उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा भारत यहाँ खड़ा है, उन्हीं की वजह से मोदी जी आज उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं की वजह से योगी जी उत्पन्न हुए हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और वो अपना लाभ न देख करके भारत माता की तरफ देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये बात करें, अभी आपने कहा कि यहाँ पर एक एक बूथ पे हमने कार्यकर्ता का निर्माण किया है और इस विधानसभा में अगर बीजेपी को कोई स्टेबल किया है तो आपने किया है।
ये लोग भी बताते हैं, ये सर्वे के दौरान भी, क्योंकि हम सर्वे जब गांव क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे आपका नाम निकल कर आता है कि इस विधानसभा में अगर कोई सबसे पुराना कार्यकर्ता है, अगर कोई सबसे पुराना पार्टी का सच्चा सिपाही है तो राजेश निगम जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब इतने स्टेबल थे, इतना ज्यादा आपका सारा वर्चस्व था यहाँ पे, तो पार्टी टिकट क्यों नहीं देती थी? पार्टी टिकट तो न देती तो हम चेयरमैन नहीं होते। नहीं, फिर भी विधानसभा का टिकट भाई, आप सच्चे सिपाही थे, आप पुराने कार्यकर्ता थे, आपने बूथों पे हर एक बूथ का निर्माण किया, तो उसके बावजूद, इतना परिश्रम होने के बावजूद क्या ऐसा कारण आ जाता रहा जिस कारण से आपको टिकट नहीं मिलता था? पार्टी सबसे पहले देखती है कि वहाँ की जाति की आंकड़ा, जात संख्या क्या है, और मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति की संख्या ना के बराबर है। तो पार्टी देखती है कि जात की संख्या के आधार पर वो ज्यादा मजबूत समझती है, और समझना भी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे विधानसभा भी हैं जहां पर जात की संख्या देखने से सफलता नहीं मिलती। हमारे यहाँ का हाल मटेरा का, हमारे यहाँ का जो समीकरण है जी, उस समीकरण में गरीब जनता है यहाँ, और हिंदू और मुस्लिम समथिंग लगभग बराबर की स्थिति में। भाजपा का जो वोटर है यह भाजपा की मानसिकता का है, यह राष्ट्रवादी विचारधारा का है जी। तो वो वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कुछ ऐसे वोटर होते हैं 10 से 20% जो इस मिश्रित आबादी में और विपरीत परिस्थितियों में, इस मटेरा में जब भाजपा की सरकार नहीं होती थी तो इस मटेरा में यहाँ का आम जनमानस जो न्यायप्रिय है वो कैसे जिया है, अपने को कैसे बचाया है, अपनी बहन बेटियों के सम्मान कैसे बचाया है या विपरीत परिस्थितियों में नहीं बचा पाया है। तो यहाँ की जनता वो भी देखती है कि जब आवश्यकता पड़ने पर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी गाय माता के लिए कौन खड़ा हो सकता है, ये भी प्रमुख चीजें इस मटेरा विधानसभा में है, जो कि बाहुल्यता दूसरे समाज की है जी। तो यहाँ जाति का आंकड़ा नहीं, यहाँ पार्टी को सर्वे करना चाहिए बिल्कुल। और सर्वे के आधार पर, सर्वे में जनता का जिसका मजबूत आधार हो जी, कि जनता जिसको चाहती हो जी, जिसको हिंदू की सभी जातियां स्वीकार करती हूं, उस पर भरोसा करती हूं, ऐसे व्यक्ति को अगर मटेरा में टिकट दिया जाए जी, तो मटेरा असंभव नहीं है। रिसिया नगर पालिका में 50% हिंदू, 50% मुस्लिम है जी। हमारी जाति की संख्या ना के बराबर है जी। लेकिन यहां जब भी चुनाव हुआ तो मैं जीता और नहीं जीता तो चंद वोटों से ही दूर रहा, तीसरा कोई व्यक्ति यहां नहीं रहा। अच्छा, आपके बारे में एक बार ये भी कहा जाता है कि आप जब निर्दलीय लड़े थे तो भाजपा, वहां पे भाजपा कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आ गए थे, आप दूसरे नंबर पे थे। अरे वो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने लोगों का सम्मान बचाने के लिए वो ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़ना पड़ गया था। उस समय जो मुस्लिम कैंडिडेट महमूद जी थे जी, वो जीते थे और मैं दूसरे नंबर पे था और 211 वोट से मैं हार गया था। 211 वोट। हाँ,
तो ज्यादा अंतराल ना होगी, सिर्फ 211 वोट। 211 वोट्स। अच्छा, एक बात हम और करना चाहते हैं आपसे कि अभी मटेरा विधानसभा में जब से विधानसभा बनी है, यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, ठीक। उसी पार्टी के विधायक यहाँ रहे हैं, बसपा के भी थे, समाजवादी पार्टी, उनकी सरकार भी थी, उनके यहाँ विधायक भी थे, मंत्री भी थे, बने थे। उसके बावजूद क्या लग रहा है कि कितने % विकास आपकी विधानसभा में हुआ? क्योंकि जमीनी स्तर पे हमने हमेशा यहाँ राजनीति किया है, और सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष में अगर कोई रहा है तो राजेश निगम के अलावा किसी का नाम नहीं था। जमीनी होने के नाते मैं आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत बता दे रहा हूँ, जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे यहाँ के विधायक यासर शाह जी हुआ करते थे, वही मिनिस्टर थे, वही जनपद पूरा चलाते थे। उनके चुनिंदा कुछ लोग होते थे जो चुनाव में उनकी मदद करते थे और सपा का झंडा लेकर के घूमते थे, चुने हुए लोग हुआ करते थे। तो उनके लोगों के द्वारा जी जो प्रधान होते थे, बीडीसी होते थे, जिला पंचायत सदस्य होते थे, ये ब्लॉक से, ग्राम निधि से काम करवाते थे, और ग्राम निधि से काम होने के बाद विधायक जी से उसी को पास करवा के विधायक निधि का भी पैसा निकाल लेते थे। ऐसा मैं 100% सही कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। तो जब ग्राम निधि का भी पैसा और विधायक निधि का भी फंड पैसा और जिला पंचायत का भी पैसा, जब 3 विभाग जुटेंगे लगेंगे और उसमें केवल एक ही का काम होगा, एक काम पे 3 लोगों का पेमेंट होता था, तो विकास कहां से दिखाई देगा? और जो मैं कह रहा हूं, लिखा पढ़ी के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग इनके साथ लगे रहे और उन लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार किया, उसमें पूरा इन्होंने सहयोग भी किया जी। अभी भी जांच हो जाए तो इस मटेरा के 100 ऐसे प्रधान होंगे जी जो सीधे जेल जा सकते हैं। मतलब इतना भ्रष्टाचार। हाँ, इतना भ्रष्टाचार हमारे ख्याल से और किसी विधानसभा में नहीं हुआ होगा। नहीं, यही मटेरा में आज भी विधायक हैं, विधायक निधि है उनकी, आज भी उनके लोग तमाम ऐसे हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो प्रधान है आज भी वो ग्राम सभा से काम करवा के उनसे निकलवा लेते हैं और उनका काम करवा के ग्राम सभा से निकाल लेते हैं। मतलब खाली मेन काम पैसा निकालना और अपना काम बनाना। क्षेत्र में जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर काम हो कुछ नहीं। उनके चुने हुए लोग हैं जो लोग विधायक निधि का काम करेंगे, और उसमें प्रधान भी रहते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहते हैं, और वो अगर विधायक निधि से करवा लेंगे तो ग्राम निधि से निकाल लेंगे, ग्राम निधि से कराएंगे तो विधायक निधि से निकाल लेंगे। ये जनता को नहीं दिखता कि ऐसी ये धांधली हो रही है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है? जनता को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जात विशेष वर्ग के लोग हैं जिनका अपना वर्चस्व है, और वो जात विशेष के बीच नफरत का बीज बो करके और वो विधायक हो जाते हैं, और जब हो जाते हैं तो उनको काम करने की जरूरत क्या है? और क्या? और जब विकास की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो उसमें इस यहाँ के रहने वाले सभी जितने भी वोटर हैं मटेरा विधानसभा के, सभी लोग प्रभावित होते हैं। लाभ चंद लोग लेते हैं, प्रभावित पूरी जनता होती है। अच्छा, अगर आपसे मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या कहते हैं, अनुप्रिया पटेल जी की भी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वो भी अपनी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हमको सीट मिलने जा रही है, गठबंधन में सीट जा रही है। क्या लगता है ये सीट गठबंधन में जाएगी या फिर बीजेपी यहाँ से लड़ेगी? यहाँ से बीजेपी ही लड़ेगी, नहीं गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम गठबंधन नानपारा में है, वही रहेगा, और यहाँ से गठबंधन में जाने का कोई औचित्य है नहीं जी। वही चीज है, किसी ने बात की थी हम, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं अविनाश साहू जी, उनसे मुलाकात हुई, वो तो बोल रहे कि नहीं गठबंधन में जाएगी।
फिर उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने बोला कहा कि एक विधानसभा में 2 सीट फिर कैसे दे देंगे एक ही जिले में? तो क्या लगता है इस पे विचार होगा कि नहीं होगा? नहीं, इस पे कोई विचार नहीं होगा। हाँ। कोई विचार भी नहीं होगा, ऐसा है भी नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी में कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पर काम करती है, गुंडा राज बिल्कुल खत्म, ये आपकी पार्टी का दावा है। लेकिन आपकी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है गोरखपुर में, वहां पर एक पंडित की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तलवार से काट दिया जाता है। आप नेट पे देखा नहीं देखा? नहीं देखे। क्या लगता है कि जो आपका गढ़ है गोरखपुर है, वहीं पे ऐसी वारदात हो जा रही है, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे आपकी पार्टी में? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सरकार चाहे जिसकी हो, अगर उनको कोई घटना करना है तो अचानक कर देंगे, उसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, अगर वो घटना होती है, घटना के बाद कार्रवाई किस स्तर पर होती है, ये देखने की डिपेंड करता है कि कार्रवाई हुई कि नहीं। हाँ। अच्छा, आपके बारे में एक बात और पता लगी कि जब आपकी सरकार नहीं थी, आप यहाँ बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे थे, उस टाइम आपको इतना प्रताड़ित किया गया, आपकी मिल भी बंद करवा दी गई, ये सारी बातें हमको सुनने मिलती है। तो इतना प्रताड़ना झेलने के बाद फिर कैसे आप खड़े रहे कि नहीं हम बीजेपी के साथ? भाई ऑफर भी आते रहे होंगे आपके पास कि आप हमारी पार्टी से आए, हमारी पार्टी से, तो ये चीजें कैसे इतना ज्यादा आपके पास साहस था कि नहीं हम हैं बीजेपी के, तो हैं, हम लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से ही लड़ेंगे? कभी मन चेंज नहीं हुआ कि चलो ठीक है यार, प्रताड़ना झेलने से अच्छा है कि हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? असल में सही बात यह है कि आज मैं जिस भी स्थिति में हूं, मेरी जात की संख्या भी नहीं है, या हमारे घर में कोई राजनीतिक विरासत भी नहीं रही है, उसके बावजूद आज पूरे जनपद में राजेश निगम को लोग जानते हैं। तो ये देन भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर मैं 2 बार चेयरमैन रहा, मेरा भाई जिला पंचायत सदस्य रहा, मेरी पत्नी 3 बार जिला मंत्री रही, मैं 2 बार पार्षद रहा, ये भी देन भारतीय जनता पार्टी की है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से था, और मेरे राजनीतिक गुरु इस जनपद के बहराइच के महसी विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय सुरेश्वर सिंह जी हैं, और मेरे वो गुरु हैं, और राजनीति में स्थापित करने का काम उन्होंने ही मुझको किया। मैं तो सोते जागते उठते बैठते हमेशा यही सोचता हूं कि मैं गरीब परिवार से था, मेरे घर में राजनीतिक कोई विरासत नहीं थी, और मैं उस लायक भी नहीं था, लेकिन पार्टी ने और मेरे राजनीतिक गुरु ने श्री सुरेश्वर सिंह जी ने हमको उस स्थान पे पहुंचाया कि आज पूरा जनपद हमको जानता है, राजेश निगम को जानता है, और पार्टी में सम्मान भी है। अगर हमको इतना सब कुछ पार्टी ने दिया है, और उसके बाद अगर हमको 2 बार 3 बार टिकट नहीं दिया, तो हम विचलित होकर के दूसरा दल चुने या दूसरे पार्टी में जाए, तो ये बहुत ही गिरी मानसिकता की बात होगी। प्रताड़ना की जहां तक बात है, तो प्रताड़ना तो मेरे साथ सपा के लोगों ने करा है। अच्छा। विपरीत परिस्थितियों में जब मटेरा विधानसभा में सरकार भाजपा की नहीं रहती और सपा की सरकार बन गई, पार्टी का निर्देश भी रहता था, मेरी इच्छा भी रहती थी, और 2 बार चेयरमैन, भाई जिला पंचायत सदस्य, पत्नी मंत्री, तो मेरा भी दायित्व था कि कम से कम बढ़ चढ़ करके जहां ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके हम पार्टी को उचित स्थान पे पहुंचावें। इस सपने के साथ इस पूरे मटेरा विधानसभा में सपा की सरकार हमने पार्टी को खड़ा करने का काम। ये चीजें सरकार में जो शासन सत्ता में थे, विधायक थे और मिनिस्टर भी थे, उनको बुरा लगता था। अच्छा। और हमारी राइस मिल थी जो गवर्नमेंट सप्लाई हम लेवी के रूप में देते थे, इनके द्वारा पूरे जिला प्रशासन को लगा करके, उस समय किंजल सिंह डीएम हुआ करती थी, इनके हिसारों पर नाचती थी,
और उनसे कह करके पूरे जिले की फोर्स, 10 थाने की फोर्स, 2 SDM, 2 CO और रेवेन्यू का तो कोई ऐसा स्टाफ रहा नहीं होगा जो ना रहा हो, ना रहा। डिप्टी RMO सब मेरे मिल पे आए और 24 घंटा मेरे मिल को रात में भी घेरे रहे। और सुबह जब हुआ, मिल खोला गया, व्यापार मंडल के लोग आए, सभी लोग गए, कुछ न मिलते हुए भी मेरे मिल के ऊपर राज राइस मिल के नाम से था, जिसकी प्रोपराइटर मेरी पत्नी थी, और इन्होंने छापा इस सोच के साथ डलवाया था कि इसमें जेल राजेश निगम को भेजना। उनको पता नहीं था कि मेरी पत्नी उसकी प्रोपराइटर। और ये करते हुए और कुछ न मिलते हुए भी शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी 3/7 इसी एक्ट में मुकदमा लिखवाया गया। मतलब एक धारा नहीं कि हाँ, इतने धारों मुकदमा लिखवा करके हमारे मिल में जो भी चावल था उसको जब्त कर लिया गया। हजारों बीघा चावल था, वो दूसरी जगह भिजवा दिया गया, जब्त कर सील कर दिया गया मिल मेरी, और जब्त कर लिया गया। 2016 में मेरे ऊपर फर्जी बलात्कार जैसे अपराधों का मुकदमा लिखवा करके हमको जेल भेजा गया। मैं 26 दिन जेल रहा। और तकलीफ तो तब होती है कि जब सपा का विधायक मिनिस्टर इस तरीके से कृत्य करके हमको कमजोर करता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, आर्थिक रूप से कमजोर करता है। और जब वो विधायक हमारे पार्टी का लड़ता है और जब हार जाता है, वही विधायक हमारे पार्टी का कहता है कि इन्होंने यासर शाह को जिता दिया, तो पूरा दिल फटने जैसा हो जाता है। बिल्कुल समझिए कि आत्महत्या करने की इच्छा करने लगती है कि मैं पार्टी के लिए इतना काम हम करते हैं, टिकट नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन टिकट भी ना मिले हम काम भी करें पूरे 5 साल, और उसके बाद हम आरोप भी चले। परिस्थितियां ऐसी बनी है कई बार कि सपा ने भी हमको मारा है और भाजपा के कुछ लोगों ने भी हमको मारा है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, सम्मान दिया, तो उससे ज्यादा प्रताड़ना मैं समझता हूं ये नहीं है। इसलिए पार्टी का मैं सिपाही हमेशा बना रहा और पार्टी में बना रहा, बना हूं, बना रहूंगा। टिकट मांग रहा हूं, टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, और टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी जिसको भी उचित समझेगी उसके लिए जान लड़ा के इस बार जिताने का काम करूंगा। मतलब बाहर वाले भी मारे, अंदर वाले भी मारे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं आपका हूं। ये चीजें बड़ी साहस वाली चीजें होती। नहीं, वो साहस की बात नहीं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है ना। पार्टी ने जो दिया उसकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। अच्छा, ये वो वाली बात। अगर मान लीजिए प्रताड़ना किसी ने किया तो वो व्यक्ति विशेष लोगों ने किया, पार्टी ने तो किया नहीं। हाँ, ये तो पार्टी से बड़ा कोई नहीं। और दूसरी बात, हमारी पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो नीति है, हम लोग तो उससे प्रभावित हैं। बिल्कुल। और पार्टी हमारी जो कर रही है, आज हमारी भारत माता का वैभव कहाँ पहुंच गया है, हमारा भारत कहाँ पहुंच गया है। हमारे यहाँ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो भाजपा के वोटर हो या ना हो, वोट करते हो ना करते हो, चाहे वो गाली देते हो, लेकिन हमारा ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारा यशस्वी ऐसा मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि इस देश में रहने वाले 125-26 करोड़ जनता हमारी है, और हमको 2047 तक हमको विकासशील से विकसित देश की तरफ ले जाना है। तो विकसित तो तभी होगा जब यहाँ पर रहने वाला भाजपाई, सपाई, बसपाई, कांग्रेसी सब सम्मानित होंगे, सब सर्वोच्च स्थान पर होंगे, सबके घर में मकान होगा, सबके घर में खाने के लिए अनाज होगा, सबके घर में नौकरी होगी, सबके घर में कपड़ा होगा, सबके घर में साधन संपन्न होगा, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, तभी तो हमारा देश विकसित होगा। तो जिस देश के प्रधानमंत्री और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये नियत हो,
तो हमारा देश तो विकसित होना ही होना, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आपसे ये बात करें, अभी आपने कहा भाजपाई सपाई, अगर ये बात करते हैं कि आपने विचारधारा की भी बात की, क्या लगता है कि जो सपा की विचारधारा है और भाजपा की विचारधारा है, इन दोनों में कम से कम एक एक डिफरेंट जरूर आप बताएं। सपा की विचारधारा है वो गुंडों वाली विचारधारा है। हाँ। उनका अपना कोई है तो उनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी कर दे, किसी घर कब्जा कर ले, किसी बहन बेटियों को उठा ले जाए, कहीं पूजा करने दे, कहीं नहीं करने दे। लाभ अगर पाना है तो व्यक्ति विशेष जात विशेष ही पाएगा जो उनको वोट करता हो। उनके लिए ये है कि अगर आप हमें वोट दें तो सिर्फ आपको हम फायदा देंगे, बाकी लोगों को मतलब नहीं। यही हुआ ही। हाँ। हम कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्री किसकी बनाई गई? अब कब्रिस्तान तो कहिए चाहे शमशान घाट कहिए, दोनों एक है, दोनों एक है। वहां हिंदू दफनाए जाते हैं, वहां मुस्लिम दफनाया जाता है, मनुष्य दोनों एक है। अब भाजपा और सपा में कथनी करनी में अंतर देख लीजिए। वो कहते हैं कि जो हमको वोट करता है हम उसका कब्रिस्तान बनाएंगे, और भाजपा कहती है कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति का हम बनाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत में रहने वाला व्यक्ति हो। भाजपा को वोट करता हो न करता हो, भाजपा को गाली देता हो, क्या मतलब है? अगर भारत में रहता है तो भारत माता का वो सपूत हुआ। और जो भारत माता का है उसके भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आपसे ये बात करें कि अभी आप 2027 में आपको मान लीजिए पार्टी टिकट दे रही है, आप विधायक चुन के जा रहे हैं, तो क्या विजन होगा इस अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा के लिए आपका? अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी की नीति तो वैसे भी आप जान रहे हैं कि इस विधानसभा में कोई वोट किया हो ना किया हो, जो योजनाएं सरकार की हैं वो तो बिल्कुल सबके लिए है, सबके लिए रहेंगे। यहाँ पर जो महसूस मैं करता हूँ, जमीनी स्तर पर काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जिन चीजों की आवश्यकता है जो एक विधायक ही अपने स्तर से कर सकता है। बाकी सरकार जो हमारी है, सरकार जो कर रही है वो आप देख ही रहे हैं। आवास सबको दे रही है, बिल्कुल, शौचालय सबको दे रही है, राशन कार्ड अन्न सबको दे रही है, खाद्यान्न। अगर बीमार कोई होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई, तो आयुष्मान कार्ड है, मुख्यमंत्री राहत कोर्स है ना, गैस सिलेंडर सबके लिए, वो तो कर ही रही। लेकिन हम ये समझते हैं कि स्थानीय स्तर पर अगर किसी चीज की आवश्यकता अभी इस क्षेत्र में, चूंकि हमारी गरीब जनता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, गरीब जनता यहाँ अधिक है, उनको जरूरत अगर है तो प्रथम दृष्टया थाना, तहसील, अस्पताल, ब्लॉक, इन 4 जगहों पे आवश्यकता है। जहां पर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो प्रताड़ित किया जाता है स्थानीय स्तर पे, और उनका काम होता नहीं। अगर पैसा दे दिया तो काम हो गया, पैसा नहीं दिया तो नहीं काम। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, क्योंकि योगी जी मोदी जी को जो करना है वो कर रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर जो भी चाहिए हमको, हम भूखों न मरे, हम बीमारी के कारण न मरे, हमारा आंख खराब ना हो, लकड़ी में जला रहे हैं तो हम गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दे, तो ये तो चिंता कर ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन क्षेत्रों में भाजपा का विधायक है वहां ये चारों चीजों की समस्याएं नहीं है। हमारे यहाँ भाजपा का विधायक नहीं। और जो सपा का विधायक है वो घर में ही बैठा रहता है, वो केवल एक ही चीज मुस्लिमों के बीच कहता है, मेरी सरकार नहीं, मेरी सरकार नहीं। और मुसलमान बेचारा इतना सीधा साधा कि वो उनकी बात में आ जाता है और वो अपने कौम के नाम पर वोट कर देता है, और फिर चाहे जितना प्रताड़ित हो दूसरे का मुंह ताकेंगे, पैसा देके काम कराएंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मटेरिया का विकास है वो विकास किस नाते रुका है? यहाँ बीजेपी का विधायक नहीं इस नाते, या फिर जो विधायक वो काम करना नहीं चाह रहा है? नहीं, यहाँ विकास जो रुका है वो बीजेपी के नाते थोड़ा ना। आप भी जान रहे हैं कि जो भी निधि है वो चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, निधि सबकी एक होती है। हमने अभी क्या कहा कि इनकी निधि किस चीज में खर्चा होता है? इनकी निधि इनके अपने लोगों के बीच खर्चा होता है। अगर वो ग्राम सभा से काम करा लिया तो इनकी निधि से पेमेंट हो जाएगा, अगर वो जिला पंचायत से काम करा लिया तो इनकी निधि से पेमेंट हो जाएगा, तो विकास कहाँ दिखाई देगा?
विकास कहाँ दिखाई देगा? इनके पास एक सीधा साधा बहाना है कि हमारी सरकार नहीं है, हम सरकार नहीं है, ये कह के बरगलाते हैं और पैसा ये कमाते हैं, इनके लोग कमाते हैं। मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार में ही सब विलिप्त है। हाँ, जमीनी स्तर पे काम कोई कुछ नहीं, केवल जातवादता पे लोग काम करते हैं, जातिवादिता उसमें पे ठीक है। वोट मांगते हैं। अच्छा, अगर ये बात करें कि इस बार जनता विकास के नाम पे तो आपको वोट देगी, ठीक है, कि आप विकास के नाम पे अगर हमको विकास चाहिए तो मैं वोट दूं। अगर विकास को साइडलाइन किया जाए, अगर पर्सनली आपको देखा जाए, तो क्या लगता है कितने परसेंट जनता और आपको देखकर वोट देगी? देखिए, यहाँ पर वोट फिक्स है कि कौन भाजपा के हैं, कौन सपा के हैं। लेकिन 2 से 3 ऐसी जातियां हैं कि अगर स्थानीयता के नाम पर हमको दे दें तो जो वोट भाजपा को एससी वर्ग का मिलता है उसमें 10 से 15% वोट की बढ़ोतरी निश्चित होगी। जो वोट यादव का भाजपा को मिलता है उसमें भी 10% वोट की बढ़ोतरी निश्चित होगी। रहा मुस्लिम की बात, तो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी तो पाती नहीं, लेकिन चूंकि हम यहाँ चाहे 10 साल में चेयरमैन रहा, चाहे मेरा भाई जिला पंचायत सदस्य रहा, चूंकि इनकी बाहुल्यता में ही रहा, तो कुछ ऐसे व्यक्तिगत वोट हैं जो कट्टरवादी नहीं है, लीगी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं। इस तरीके से जो वोट हैं वो 2-4 हजार वोट मुस्लिम का भी, इस तरीके के वोट भी हमको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा पाती है जी उसमें 10 से 15 हजार वोट एक्स्ट्रा अलग से जो भाजपा को नहीं मिलता है। इन 3 जातियों में एससी, यादव और वही 2-4 हजार मुस्लिम, ये बढ़ोतरी हो जाए। अच्छा, मतलब अगर आपको टिकट मिल जा रहा है इस बार जी, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि सरकार यहाँ बनना, मतलब इस पार्टी का विधायक यहाँ बनना बिल्कुल बिल्कुल स्थानीयता के नाम पर तो बनना ही बनना है, क्योंकि यहाँ की जनता अब ऊब भी चुकी है। यहाँ जो भी लड़ा है हमेशा बाहर का प्रत्याशी लड़ा है, और यहाँ की जनता स्थानीय प्रत्याशी। हाँ, ये कोई स्थानीय दो में जिसे दुख सुख में अपने घर पे जाके सुना दूं। मुझे 50 किलोमीटर में 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबा ना जाना पड़े। अगर कोई जरूरत पड़ रही है तो मैं 5 किलोमीटर आके तुरंत मिल जा रहा हूँ। जी जी, मतलब जनता ये चाह रही है कि हमको स्थानीय प्रत्याशी इस बार जी मिलना चाहिए। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा, आप विधायक चुने जा रहे हैं, ये सवाल सबसे करते हैं, आपकी एक्टिवनेस देखने के लिए, आपके काम के प्रति जो रुझान था उसको देखने के लिए, 1 महीने में अपनी विधानसभा के लिए जो आप समस्याएं सोच कर रखे हैं अभी से, क्या विधायक बनने के बाद 1 महीने में आप कोई ऐसा काम है जो आप पास करा पाएंगे कि नहीं, ये काम अगर करवा देंगे पास तो जनता एक बार विश्वास करेगी और वो विश्वास हमारा हमेशा कायम रहेगा? यहाँ पर तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमने अभी आपसे कहा विकास की बात सेकंड चरण में है। पहले चरण में यहाँ की जनता जो त्रस्त है, यहाँ पर लूटे जा रहे हैं पुलिस से, लूटे जा रहे हैं तहसील से, लूटे जा रहे हैं ब्लॉक से, लूटे परेशान हो रहे हैं अस्पताल से। इस 1 महीने में पहले इसको सुधारने की जरूरत है। जहाँ भ्रष्टाचार है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर कोई गरीब आदमी मारा जा रहा है और थाने पे जाता है तो बिना दिए उसका कोई काम नहीं होता है, और अगर नहीं देता है तो जो मारता है उसको जब बुलाया जाता है उनसे ले लिया जाता है, दोनों का चालान कर दिया जाता है, 151 कर दिया जाता है। तो अगर वो मार भी खाया और साथ में बंद भी हुआ तो यह अन्याय है, नहीं है? ये गरीब का सम्मान नहीं है? नहीं। अगर ब्लॉक गए और ब्लॉक में किसी का परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होना है या मृतक दर्ज होना है, सिक्योरिटी 10 बार दौड़ाता है, पैसा देते हैं गरीब तब वो काम करता है। तहसील गए, वहां पर कोई वरासत होना है, 50 बार दौड़ाएगा लेखपाल, लेकिन अगर आपने 2-4-5 हजार रुपए नहीं दिए तो वरासत नहीं होना है। अस्पताल गए, सरकार ने व्यवस्था सब अच्छी दे रखी है, लेकिन वहां बेड नहीं मिल रहा है, अच्छी दवा है, ब्लैक कर लिया, दवा मिल ही नहीं रहा है, आदमी परेशान हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया यहाँ की गरीब जनता है और उसको थाना, तहसील, अस्पताल और ब्लॉक ये उनकी निजी समस्या है। पहले इन समस्याओं का निदान, उसके बाद क्षेत्र में विकास। अच्छा, आपने भी बताया कि मैं प्रथम चरण में यहाँ ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और जो प्रशासन के द्वारा जो अस्पताल है उससे जो समस्याएं निकलती हैं उनको मैं करने का काम करूंगा। लेकिन मैं अगर बात करूं, मैं क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं यहाँ पे व्यापार की कमी है,
लोग कहते हैं कि यहाँ की मजदूर पलायन करते हैं, तो इसके बारे में आपने सोचा कि कभी हमारी सरकार मतलब हमारा, अगर मैं विधायक यहाँ चुना जा रहा हूँ तो मैं उन चीजों पे काम करूंगा? नहीं है तो चरणबद्ध तरीके से मन में है कि करना है। अब हमने पहले चरण में बताया कि 4 चीजों की आवश्यकता जनता को, गरीब जनता को, वो ठीक करना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी गांव में किसी लड़की की शादी है और अब उसको बारात टिकाना है, बरसात हो रहा है, अब वो कहाँ टिकावे? आपको भी पता है कि लोग देहातों में पेड़ के नीचे बारात टिका देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कितनी बड़ी समस्या। तो मेरे मन में ये भी है कि इस हर गांव में एक बारात घर बनवाया जाए। हाँ हाँ। तमाम जगह हमारी गवर्नमेंट ने शमशान घाट बनवाए हैं। हाँ। उसके अलावा भी तमाम जगह ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ चिन्हित करा के शमशान घाट बनवाया जाए। हाँ। और इस क्षेत्र में हमारे यहाँ शिक्षा किससे जुड़े हुए जी, शिक्षा का अभाव है। अच्छा शिक्षा का केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, उसकी भी आवश्यकता है। तमाम हमारे यहाँ छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं जो गरीबी में अपनी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और यहाँ से दूर दूर तक जा करके अपनी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। पता चला बच्चे यही हैं, वो बाहर जा करके कमा रहे हैं जी। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो एक बढ़िया व्यवसायिक केंद्र भी बनाया जाएगा, बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाएंगे जिससे हमारे क्षेत्र की जनता जो व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं अपने कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो बाहर न जा करके यही करें और शाम को अपने घर पे रहे। तो यहाँ पर तो अभाव हर चीज का है, लेकिन प्रथम दृष्टया वो 4 चीजें थाना, तहसील, अस्पताल, ब्लॉक। और उस सेकंड चरण में सभी गांवों में जहाँ गरीब जनता निवास करती है बारात घर हो, जहाँ शमशान घाट अभी नहीं है शमशान घाट हो जाए जी। और इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षा से जुड़े हुए अच्छे अच्छे केंद्र, यही अपने मन में है। बाकी ऊपर वाला कहाँ तक सफल करता है